हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम थ्योरी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको, वैसे तो 6 पोस्टुलेट्स हैं क्वांटम थ्योरी के। इस लेक्चर में हम 2 पोस्टुलेट पढ़ेंगे और बाकी के पोस्टुलेट्स अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत वेव फंक्शन और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि वेव फंक्शन क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स क्या है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्लासिकल मैकेनिक्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो आप अगर ध्यान करें तो देखेंगे कि न्यूटन्स के लॉज आप देखते हैं, लॉ ऑफ मोशन, या न्यूटन ने बताया था कि ग्रेविटी किस तरह से आई। उन्होंने बताया कि भाई एप्पल नीचे गिर गया तो ग्रेविटी आ गई। तो इस तरह से लॉ, और उसके अलावा लॉ ऑफ मोशन, ये सारे जो होते हैं ये सारे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। वहीं अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत छोटे लेवल पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर, जहाँ इलेक्ट्रॉन एटम्स के बारे में बात होती है, उस लेवल पे हम, यानी पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमको दिखाई दे रहे हैं, फिजिकली हम देख पा रहे हैं। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में हम छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थॉट्स दिए। जिसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, यानी क्वांटम मैकेनिक्स जो एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, जो कि स्मॉल पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में बताता है, जो उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, यानी उनके नेचर को बताता है। जो पार्टिकल का जो नेचर होता है वो वेव लाइक नेचर होता है, उसको बताता है। तो इसके लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। पहला डी ब्रॉगली प्रिंसिपल और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रॉगली प्रिंसिपल ने आपने, तो डी ब्रॉगली ने बताया था कि जो पार्टिकल होते हैं वो दो तरह से बिहेव करते हैं, तो उसका डुअल नेचर होता है। एक तो पार्टिकल लाइक तो नेचर होता ही है, साथ में वेव लाइक नेचर होता है। और वेव के बारे में जब आप बात करेंगे तो यानी आप अगर देखें तो वेव इस तरह से वेव होती है, जिसमें ट्रफ और थ्रो होता है, यानी श्रृंग और गर्त होता है। तो इसको बोलते हैं श्रृंग, इसको बोलते हैं गर्त। तो इस तरह की वेव्स होती है। तो पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल लाइक बिहेव तो करता है, साथ में वेव लाइक बिहेव भी करता है। ये किसने बताया था? ये बताया था डी ब्रोगली ने। हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था? हाइजेनबर्ग ने बताया था कि, अच्छा, डी ब्रोगली का अगर इक्वेशन आप लिखोगे तो आप लिखोगे क्या? लिखोगे, आप लिखोगे लैम्डा इज इक्वल्स टू, जिन्होंने ड्यूअल नेचर बताया था पार्टिकल का, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ये बताया था किसने? डी ब्रॉगली ने। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जहाँ लैम्डा वेवलेंथ है, क्योंकि उन्होंने वेव बोला कि पार्टिकल जो होता है पार्टिकल जैसा बिहेव तो करता है, साथ में वेव जैसा बिहेव भी करता है। तो लैम्डा वेवलेंथ है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, एम मास है और वी वेलोसिटी है। इस तरह से डी ब्रॉगली ने अपनी इक्वेशन दी थी। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था? तो हाइजेनबर्ग ने बताया था कि किसी भी स्मॉल पार्टिकल की, यानी मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी,
पोजीशन और मोमेंटम एक साथ प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की या तो एक बार में पोजीशन प्राप्त हो पाएगी या फिर एक बार में उसका मोमेंटम प्राप्त हो सकता है। दोनों एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए इन्होंने बताया था कि सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा पी, या पी से पी एक मोमेंटम है उसका और एक्स पोजीशन है, इज इक्वल टू, या इसको कहा कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2 सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2। ये इक्वेशन दी थी हाइजेनबर्ग ने। उन्होंने पोजीशन और मोमेंटम, उन्होंने कहा कि पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ बता पाना इम्पॉसिबल है। यहाँ जो एच कट होता है इसकी वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई। अगर इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे तब यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। इस तरह से हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये दोनों ही प्रिंसिपल जो है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली इक्वेशन, ये क्वांटम मैकेनिक्स का बेस है, क्वांटम मैकेनिक्स का आधार है। इसके बाद जब इन दो साइंटिस्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स का बेस तैयार कर दिया तब इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्रिएट किए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो था वो श्रोडिंगर का था, जिन्होंने 1928 में दिया था। तो 1928 में श्रोडिंगर ने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तैयार किया वेव मैकेनिक्स, क्वांटम वेव मैकेनिक्स का। अब हम बात कर लेते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों फेल हुई। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का फेल होने का कारण जो था, जैसे कि हमने बताया कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताती थी, जैसे बड़े ऑब्जेक्ट्स की स्पीड, उनका मोशन, इन सब के बारे में बताती थी। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं बताती। जैसे क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया गया, फॉलिंग स्टोन्स के बारे में बताया गया, प्लैनेटरी मोशंस के बारे में बताया गया। इन सब को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते थे। क्लासिकल मैकेनिक्स का दूसरा नाम था न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये ज़्यादातर न्यूटन्स के लॉज में बताए गए थे। पर ये जो मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये स्मॉल पार्टिकल्स पर अप्लाई नहीं हो पाती थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग यह पॉसिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ हम निकाल सकते हैं। ये क्लासिकल मैकेनिक्स होती है। लेकिन हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी स्मॉल पार्टिकल की या तो पोजीशन देखी जा सकती है एक बार में, या फिर उसका मोमेंटम देखा जा सकता है। दोनों एक साथ नहीं देख सकते। तो यहाँ पे जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो फेल हो गई। ठीक इसी तरह क्लासिकल मैकेनिक्स बताती है जो एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब की जा सकती है या कंटिन्यूअसली एमिट की जा सकती है। जबकि प्लांक क्वांटम थ्योरी के अनुसार ये बताया जाता है कि एनर्जी पैकेट्स के रूप में चलती है, जिनको क्वांटा कहते हैं। यानी लगातार एनर्जी नहीं चलती, वो पैकेट्स के बंडल्स के रूप में चलती है। तो यहाँ पे भी जो है
क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई। इस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स के फेल हो जाने के कारण क्वांटम मैकेनिक्स का आरंभ हुआ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पोस्टुलेट्स की। अच्छा, क्लासिकल मैकेनिक्स के फेल होने के और भी कई रीज़न रहे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जब फेल हो गई तो इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स ने सारा कुछ पार्टिकल के बारे में बताया कि उसका वेव नेचर कैसे होगा, उसका डुअल कैरेक्टर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स में बताई गई, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग पोस्टुलेट दिए, बड़े इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। आइए हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। पहला पोस्टुलेट्स है, किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की जो फिजिकल स्टेट होगी किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर उसको वेव फंक्शन के द्वारा बताया जाएगा, जिसको साई से शो करेंगे। साई, पी एस आई, इसको बोलते हैं साई। तो वेव फंक्शन साई क्या है? वेव फंक्शन है। अब देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स टी। एक्स टी का मतलब कोई मैकेनिकल सिस्टम है और उस मैकेनिकल सिस्टम का जो टाइम के दौरान, तो यहाँ एक्स जो है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है और टी जो है टाइम है। और ये सब चीज़ें डिपेंड करती है पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स पर और टाइम पर। तो जो वेव फंक्शन होता है वो कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हम फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमको मेनली वेव फंक्शन पर यानी साई पर फोकस करना है। तो वेव फंक्शन जो होता है वो कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसमें पहली कंडीशन है, वेव फंक्शन हमेशा फाइनाइट रहेगा, यानी उसकी फाइनाइट वैल्यू रहेगी। इनफाइनाइट अगर वैल्यू है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, मतलब वेव फंक्शन हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसकी फाइनाइट वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू होना ज़रूरी है। अगर इनफाइनाइट वैल्यू है इसका मतलब वो ट्रू नहीं है। सेकेंड चीज़ है, साई जो होगा वो सिंगल वैल्यू होगी हर पॉइंट पर, यानी साई की एक वैल्यू होना जरूरी है। किसी एक पॉइंट पर साई की एक वैल्यू होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, तीसरी मैथमेटिकल कंडीशन क्या बोल रही है कि साई जो रहेगा वो, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साई बाय डी एक्स, यानी डी साई बाय डी एक्स। ये सभी पॉइंट के लिए कंटिन्यू होगा और ये चेंज नहीं होगा। यदि साई इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तब हम इसको बोलेंगे कि ये वेल बिहेव्ड साई है। यदि साई स्क्वायर हुआ, यदि हम लिखते हैं साई स्क्वायर इंटू डी एक्स, या हम लिखते हैं साई स्टार इंटू साई इंटू डी एक्स, ये किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। किसी एनी कोई भी पॉइंट, मान लीजिए एक्स कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर पार्टिकल कहाँ मिलेगा, उसके कहाँ पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये बताएगा कौन? ये साई स्क्वायर या फिर ये साई स्टार इंटू साई डी एक्स। तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हर लोकेशन में, तब वहां पे हमको टोटल प्रोबेबिलिटी पता चलेगी। तब हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल्स टू 1, या इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई
डी टाउ इज इक्वल टू 1। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ हम आपको एक और बात बता देते हैं कि ये जो साई है, ये साई बेसिकली है क्या। साई वेव फंक्शन तो है, लेकिन अगर हम किसी वेव की बात करते हैं तो इस वेव में जो एम्पलीट्यूड दिखेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस दिखेगी, इसको हम बोलेंगे साई। ये इस तरह का वेव फंक्शन है, एम्पलीट्यूड वाला वेव फंक्शन, जो एम्पलीट्यूड दिखाने वाला वेव फंक्शन साई। तो इसका ध्यान रखना है कि साई क्या है यहाँ पे। अब जब हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इस इक्वेशन में साई स्क्वायर तो आपको पता चल गया। साई स्क्वायर क्या है यहाँ पे, साई स्क्वायर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है, जिसको कि साई स्टार इंटू साई एक्स से, साई से शो कर रहे हैं। तो यहाँ साई स्टार क्या हो जाएगा, तो साई स्टार जो होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये जो साई स्टार है इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। साई तो आपको पता है वेव फंक्शन हो गया, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं। डी टाउ क्या होगा, डी टाउ का मतलब होगा कि किस डायरेक्शन में काम हो रहा है, डी एक्स में हो रहा है, डी वाई में हो रहा है, या डी जेड में हो रहा है। तो ये डायरेक्शन को बताता है। अगर डी एक्स है तो टाउ की जगह एक्स आ जाएगा, डी वाई है तो टाउ की जगह डी वाई हो जाएगा। तो इस तरह से इस इक्वेशन को हम देख सकते हैं। अब यदि इस इक्वेशन में हमको अगर कहीं स्पेस अवेलेबल है जिसकी लेंथ एल हो, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, तब इक्वेशन हो जाएगी इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू एल साई स्टार इंटू साई डी एक्स। अब एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की, तो टाउ की जगह एक्स आ गया, इज इक्वल टू 1। और यहाँ लिमिट भी आ गई है। यदि 3 डायमेंशन की बात हो रही है, अभी तो हमने यहाँ पे सिंपली एक ही डायरेक्शन की बात की, तो ये इस तरह से हो गया। अगर 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साई स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल टू 1, जहाँ डी टाउ की वैल्यू डी एक्स डी वाई या डी जेड हो सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं फर्स्ट पॉस्टुलेट में कि जो वेव फंक्शन है वो इक्वेशन, पहली टाइप की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और दूसरी टाइप की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो तब इसे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं। जब ये इस तरह की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, पहली वाली और दूसरी वाली। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, पहली इक्वेशन हमारी थी साई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल टू 1, या क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार इंटू साई डी टाउ इक्वल टू 1। यहाँ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात हो रही थी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर साई सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम साई को बोलेंगे कि ये एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। कभी आपको आगे ये क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है, तब आपको बताना पड़ेगा। तब ये जो कंडीशन होगी, ये कंडीशन कहलाएगी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जिसको हर एक वेव फंक्शन हमेशा फुलफिल करता है। यदि हम दो वेव फंक्शंस की बात करें, साई वन और साई से, साई आई और साई से, तब कुछ इस तरह की कंडीशन हमको दिखाई देती है। इंटीग्रेशन ऑफ साई आई इंटू साई जे डी टाउ इज इक्वल टू 0। इस तरह की कंडीशन को कहते हैं ऑर्थोगोनैलिटी। इस तरह की जो कंडीशन होती है
उसको कहते हैं ऑर्थोगोनैलिटी, यानी वेव फंक्शंस की क्या हो गई है, ऑर्थोगोनैलिटी हो गई। दो वेव फंक्शन साई आई और साई जे ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे, इनको ऑर्थोगोनल कहा जाएगा। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो इनकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। फर्स्ट पॉस्टुलेट के मेन जो पार्ट है वो साई है, वेव फंक्शन है, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है मैंने आपको बताया। इसमें दो इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल्स टू 1 एक, और इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल्स टू 1 की एक इक्वेशन हो गई, और इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ये दोनों इक्वेशन को अगर वेव फंक्शन सेटिस्फाई करेगा तो वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाएगा, और इस कंडीशन को नॉर्मलाइजेशन कंडीशन करेंगे। लेकिन अगर दो वेव फंक्शंस मिलेंगे आई और जे, तब जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। इसको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनैलिटी। तो ये है फर्स्ट पॉस्टुलेट। अब हम आते हैं सेकंड पॉस्टुलेट में। सेकंड पॉस्टुलेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। तो ये आ गया सेकंड पॉस्टुलेट। सेकंड पॉस्टुलेट क्या बोलता है कि हर एक ऑब्जर्वेबल क्वालिटी जो है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं वो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर के बराबर होती है। यानी जिनको भी मेजर कर सकते हैं, जैसे पोजीशन को मेजर कर सकते हैं, मोमेंटम को बता सकते हैं, एनर्जी मेजर कर सकते हैं, ये सब क्या होंगे, ऑपरेटर के बराबर होंगे। और ऑपरेटर क्या होते हैं, जो ऑपरेट करता है, जो कैलकुलेट करने का काम करता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक टेबल दी है, इस टेबल के थ्रू आपको बताया है कि किसकी वैल्यू क्या होगी। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में इन सब का इम्पोर्टेंट है, खास तौर से टोटल एनर्जी का, जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच कैप से शो करते हैं। ये ऊपर एक कैप टाइप का बना है, इसको बोलते हैं एच कैप। जैसे वी के ऊपर कैप बना है, इसको बोलते हैं वी कैप। कैप इसलिए लगाते हैं ताकि ये बताए कि ये ऑपरेटर है। तो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर को बताने के लिए हमको कैप लगाना होता है। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है, अगर पोजीशन को आपको मेजर करना है जो एक्स के टर्म पे होती है, तो इसके लिए इसका ऑपरेटर होता है कैप एक्स, और इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। यदि किसी कंपोनेंट के लिए मोमेंटम देखना है, एक्स कंपोनेंट के लिए मोमेंटम देखना है, तो वो पी एक्स हो जाएगा। तब इसका ऑपरेटर जो होगा वो कैप पी एक्स हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एच बाय 2 पाई डेल अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही टोटल मोमेंटम पी, इसके लिए ऑपरेटर हो जाएगा कैप पी, और वैल्यू हो जाएगी एच बाय 2 पाई डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल एक्स। कंपोनेंट की काइनेटिक एनर्जी टी एक्स के लिए क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर हो जाएगा कैप टी एक्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी टी, इसके लिए ऑपरेटर हो जाएगा कैप टी, वैल्यू हो जाएगी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। ठीक इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं क्या होती है। कोई चीज़ अगर गतिमान है, कोई चीज़ अगर चल रही है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वो चल रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि कोई चीज़ अगर स्थिर है तो अपने आप में कुछ एनर्जी रखती है, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी को वी से शो करते हैं, और इसका ऑपरेटर होता है कैप वी। इसको
कैलकुलेट करने के लिए V से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। ऐसे ही टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू टी प्लस वी, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि टोटल एनर्जी होती क्या है, E इज इक्वल टू टी प्लस वी होती है। और इसकी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर इसका जो होगा वो होगा कैप H, और इसकी वैल्यू होगी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस वी। इस तरह से इस टेबल का बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे वहाँ आपको ये टेबल बड़ी काम आने वाली है। तो आपको मेन जो काम आने वाला है वो है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। यानी आप यहाँ बोल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लगा E इक्वल टू टी प्लस वी, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि कैप H इज इक्वल टू टी प्लस वी, जहाँ टी की वैल्यू, ये टी की वैल्यू, ये है टी की वैल्यू क्या है, यहाँ है टी की वैल्यू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये है टी की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। इस वैल्यू को आपको याद रखना है। इसको याद रखने के लिए अगर आप इस वैल्यू को देख लेंगे माइनस एच, इस प्रकार हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है और ये आपको काम आएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। तो आई होप कि आपको ये दो पॉस्टुलेट्स समझ आए होंगे। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगले जो पॉस्टुलेट्स हैं उसका वीडियो मैं जल्द ही बना के अपलोड करूँगा। तब तक के लिए सी यू, बाय।